अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इसकी राइटर का नाम है दया अली शाह। जी, शुरू करते हैं। मीरब मीरब रोमांशा तकरीबन 3 घंटे बाद होश में आया था। होश में आते ही उसके लबों से जो पहला नाम निकला वो मीरब का नाम था, जो हड़बड़ाकर हॉस्पिटल के बेड से उठकर बैठ गया था। वो खाली-खाली नज़रों से हर तरफ देख रहा था। मीरब कहाँ है? वो बेड से नीचे उतर कर अपनी चप्पलें पहनते हुए बोला था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रुमान लेट जाओ। शाहज़ेब ने आगे बढ़कर रुमान शाह को बेड पर लेटाना चाहा था। रुमान शाह बेकाबू सा होता उसे धक्का देकर पीछे करते हुए चारों तरफ देखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ क्यों है। बीपी पहले से काफ़ी कम हो चुका था, मगर अभी तक उसका बीपी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ था। बीपी के अच्छे खासे तेज़ होने से रुमान शाह का पूरा जिस्म एक तनाव का शिकार था और अब भी उसे बेड से उठते हुए चक्कर आ रहे थे। रुमान, तुम्हारा बीपी बहुत शूट कर गया था, अभी तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहने की ज़रूरत है। शाहज़ेब और अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की। मीरब कैसी है? उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला। रुमान शाह के दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ मीरब छाई हुई थी। अहमद और शाहज़ेब क्या बोल रहे हैं, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने पूछा, मीरब कैसी है? अब की बार रुमान शाह चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों कुछ ऐसा मत बोलना कि मेरा धड़कता दिल बंद हो जाए। वो मुंह खोलकर लंबी लंबी सांस फिजा में छोड़ते हुए बोल रहा था। दोनों हाथ बेड से टिकाए सहारा लिए खड़ा था, क्योंकि चक्करों की वजह से अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। शाहज़ेब और अहमद उसे बेड पर लिटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो इन दोनों को करीब भी नहीं आने दे रहा था। रोमान, तुम्हारे घर अल्लाह ने खूबसूरत सा बेटा अता किया है। अहमद ने रोमान का ध्यान बटाने के लिए पहले उसे अच्छी खबर सुनाई। मैंने पूछा, मीरब कैसी है? वो फिर से चीखा था। हटो, मुझे उसके पास जाने दो। इन दोनों को धक्का देते हुए इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल आया था। रुमान शाह ने अपने हाथ पर लगी हुई ड्रिप को इतनी बेदर्दी से खींच कर उतारा कि खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगी थी। वो तेज तेज कदमों से उठता हुआ दीवार को थामते हुए मीरब के पास जा रहा था। रुमान शाह के पीछे पीछे अहमद और शाहजेब भी भागते हुए जा रहे थे। उसकी हालत ठीक नहीं थी, मगर वो ज़िद्दी इतना था कि जब वो नॉर्मल हालात में होता, वो तो तब किसी की बात नहीं मानता था। इस वक़्त तो उसकी मीरब की जान खतरे में थी, तो रुमान शाह को रोकना नामुमकिन था। शाहज़ेब ने बमुश्किल ये खबर रुमान शाह को सुनाई कि रुमान शाह इतना बेकाबू हो रहा था, अगर वो लोग कुछ बोल नहीं बोलते, तो वो खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता था। रुमान शाह जाते ही डॉक्टर पर चढ़ दौड़ा था। मुझे बताओ, मीरब कैसी है? क्या किया तुमने मेरी मीरब के साथ? खुद को इतनी बड़ी डॉक्टर समझती हो? बताओ, रुमान शाह चीखा था। डॉक्टर रुमान शाह का अंदाज और गुस्सा लाल सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई थी। ऊपर से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसको थामने के लिए शाहज़ेब और अहमद नज़दीक आए, तो उनको भी धक्का देते हुए पीछे कर चुका था। इस वक़्त रुमान शाह को पूरी दुनिया अपनी दुश्मन लग रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ़ मीरब को देखना चाहती थी। मीरब की मोहब्बत में उसका दिमाग ये सोचने से कासिर था कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, इनमें बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो मीरब के खून के रिश्ते हैं। रुमान शाह का दिल इस वक़्त सिर्फ़ ये जानता था कि मीरब उसकी है और मीरब की तकलीफ़ सिर्फ़ उसका दिल महसूस कर सकता है। इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। रुमान शाह की हालत देखकर इस वक़्त शामिर ने हाथ के इशारे से सबको पीछे रहने को कहा था। डॉक्टर, मुँह खोलो और मुझे बताओ मेरी मीरब कैसी है? डॉक्टर की चुप रुमान शाह को तैश दिला रही थी। सर, मीरब कोमा में चली गई है। हमने बहुत कोशिश की। बकवास बंद करो। वो डॉक्टर की बात बीच में ही काटता हुआ चीखा। कोशिश की आपने? क्या मेरी मीरब की ज़िंदगी कोई कोशिश पर टिकी हुई थी? वो फूली हुई साँस और चकराते सर पर हाथ रखते हुए चीख कर बोल रहा था। डॉक्टर ने रुमान शाह को सामने से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो रुमान शाह को बहुत करीब से जानती थी। रुमान शाह का अपनी बीवी के लिए हद से ज़्यादा प्यार उसकी नज़रों से छुपा हुआ नहीं था। इस पर रुमान शाह की जो कंडीशन थी, इससे भी वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। वरना वो ज़रूर कहती कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो सिर्फ़ इलाज कर सकती है। कहाँ है मेरी मीरब? मुझे उसके पास जाना है। रुमान शाह के पूछने पर डॉक्टर ने दाएँ जानिब के पहले रूम की तरफ इशारा किया। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो रूम के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मीरब का वजूद बेजान साकित लेटा हुआ था। शामिर ने हाथ के इशारे से सबको पीछे रहने को कहा कि कोई रूम में ना जाए। शामिर चाहता था कि कुछ देर उमाशा मीरब से मिलकर अपने दिल का गुबार निकाले, ताकि उसका दिल हल्का हो तो कुछ सोचने के काबिल हो जाए।
वरना इस तरह तो रोमांशा के दिमाग की नसें फटने तक हर खतरा लाक होने लगा था। रोमांशा मीरब के पास बड़ी तेजी से आया था। वो बेहोश साकित लेटी हुई थी। रोमांशा ने झुककर बिना हॉस्पिटल के रूम के और बिना लोगों की परवाह किए उसके चेहरे को अपने लबों से चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर झुका, उसके चेहरे पर लबों से तवाफ कर रहा था। वो इस वक्त अपने होश से बेगाना दीवाना सा हुआ जा रहा था। रोमांशा के आंसू मीरब के चेहरे को भिगो रहे थे। मीरब प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मीरब तुम जानती हो कि तुम्हारा शाह तुमसे कितना प्यार करता है, इसीलिए तुम मुझे तंग कर रही हो। प्लीज यार, तंग करने के लिए और बहुत से तरीके हैं। ऐसे मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ। शाह पल पल घुट घुट कर मर रहा है। मीरब, मेरे जब्त का इम्तिहान मत लो। 1 मिनट से पहले उठो, वरना तुम्हारे ऐसे होठ ठिकाने लगाऊंगा कि दोबारा ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं करोगी। वो इसके चेहरे को चूमते हुए पागलों की तरह बोले जा रहा था, जबकि मीरब साकित लेटी थी। शामिर ने आकर उसके कांधे पर हाथ रखा। रोमांशा ने पलट कर खा जाने वाली नजरों से देखा। रोमान प्लीज खुद को संभालो। मैं जानता हूँ कि मीरब तुम्हारे लिए क्या है, मगर यार ये मेरी भी बहन है, मुझे भी बहुत अजीज है। मैंने इसको बेटियों की तरह पाला है, मगर इस तरह होशो हवास खो देने से कुछ ठीक नहीं होगा। शामिर ने कांधे पर हाथ रखते हुए समझाने की कोशिश की। शामिर, इस वक्त तुम्हारी कोई भी दलील ना मुझे सुकून दे सकती है और ना ही मुझे समझ आ सकता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये मेरी है और सिर्फ मेरी है, किसी का इस पर कोई हक नहीं है। आंसुओं से भीगी हुई आंखों में लाल डोरे उसके दिल का दर्द चीख चीख कर बयान कर रहे थे। रुमान शाह मीर के हाथ को झटकते हुए बोला था। शामिर उसकी कैफियत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसे कुछ देर मीरब के साथ अकेला छोड़कर बाहर निकल आया। भाई, मिर्हा ने रुमान शाह के कांधे पर हाथ रखकर पुकारा, जो मीरब के पास उसके रूम में बैठा हुआ था और खाली नजरों से उसके साकित वजूद को देख रहा था। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि ना तो वो खुद मीरब के रूम से जाना चाहता था और ना ही उसे ये गवारा था कि कोई और मीरब के पास आकर बैठे। बस चंद लम्हों के लिए ही उसे देखने कोई रूम में आता, वरना डॉक्टर के सख्त ऑर्डर थे कि रूम में कोई नहीं जा सकता। मीरब को आईसीयू में रखा हुआ था। सिर्फ बाहर लगे हुए शीशे से ही सब लोग मीरब को देख पाते थे, मगर रुमान शाह की एक्स्ट्रा जिद और डॉक्टर शाहजेब की सिफारिश के बना पर रुमान शाह को मीरब के पास रुकने की इजाजत थी। वो फुल आईसीयू वाले मेडिकल लिबास को पहने हुए 42 घंटे मीरब के पास ही रहता था। आज मीरब को कोमा में गए हुए 2 महीने हो चुके थे। रुमान शाह ने दुनियादारी से ताल्लुक तोड़ रखा था। एक तरह से यही कहना मुनासिब होगा कि रुमान शाह अपने सेंसेस में नहीं था। पूरा पूरा दिन खामोशी से बैठे हुए मीरब पे नजर मरकूज किए रहता था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं समझ सकता था। इस वक्त भी मिर्हा सिर्फ उसे जबरदस्ती थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहती थी, ताकि वो कुछ खा ले। खाना तो ऐसे था जैसे जिंदगी जीने के लिए चंद लुकमे लेता था, और सिर्फ मिर्हा थी जिसकी बात थोड़ी बहुत रोमांशा मान जाता था, वरना उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से सब उससे दूरी बना के रखते थे। क्योंकि रोमांशा जब ज्यादा हाइपर होता तो उसका बीपी हाई होने लगता था। इस वजह से रोमांशा की सेहत का ख्याल रखना सिर्फ उसके पास मिर्हा को भेजा जाता। अपनी बहन के सामने कहीं ना कहीं रोमांशा नरम पड़ जाता था। भाई प्लीज, मैं खाना बना कर लाई हूँ, आकर थोड़ा सा खा लीजिए। कांधे पर हाथ रखते हुए आंखों में नमी लिए मिर्हा ने रोमांशा से कहा था। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए अपनी ठोड़ी के नीचे रखे हुए बैठा था। मिर्हा, मुझे अभी भूख नहीं है। चेहरे पर उदासी, रंगत में पिलाहट, लहजा बेजारी के साथ बोला था। भाई, जब खाएंगे तो भूख लग जाएगी, प्लीज भाई, मेरी खातर। वो बड़े प्यार से बोल रही थी। रोमांशा का हाथ थामते हुए जबरदस्ती मिर्हा ने रोमांशा को अपने साथ बाहर ले जा रही थी। वो अपनी बहन का मान नहीं तोड़ सकता था। उसके साथ बाहर गया। मिर्हा खाना बनाकर लेकर आई थी। शामिर और मिर्हा ने उसके साथ बैठकर वेटिंग रूम में खाना खाया और जबरदस्ती रोमांशा को भी खिलाया था। भाई प्लीज, आप एक बार अपने बेटे से मिलें तो सही। मिर्हा बेबी को साथ लेकर आई थी। रोमांशा के घर खुदा ने बहुत प्यारा बेटा दिया था, जिसे 24 घंटे नर्सिंग होम में रखने के बाद उनके हवाले कर दिया गया था, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। बच्चे की जिम्मेदारी मिर्हा और शामिर और उसके नाना नानी के पास थी। वही इसको संभाल रहे थे। मीरब कोमा में थी और रोमांशा अपने सेंसेस में नहीं था। वो बच्चे को नहीं देखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी औलाद से लगाव नहीं था, मगर वो अपने बेटे को मुकम्मल होकर मीरब के साथ देखना चाहता था। उस बच्चे के लिए मीरब कितनी एक्साइटेड थी। वो सब कुछ रोमांशा की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। मेरा तुम इस छोटे से वजूद की क्यों बार बार मुझसे तौहीन करवाती हो? तुम जानती हो कि जब तक मीरब ठीक ना हो मैं नहीं देखूंगा। ये बच्चा मेरी नहीं, ये मीरब की ख्वाहिश थी और मुझसे पहले मीरब को देखने का हक है। मैं इसको देखूंगा, प्यार भी करूंगा। ये मेरी औलाद है, हम दोनों मिलकर देखेंगे। रोमांशा ने हमेशा वाला जवाब दिया था।
ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। बेबी को अपने सीने से लगाए हुए मिराह ने हार मानने वाले अंदाज से कहा, क्योंकि ये जवाब रोमांशा उसे पहले भी कई बार दे चुका था। शामिर और मिराह कुछ देर रोमांशा के पास बैठे रहे और उसके बाद बेबी को लेके घर के लिए निकल पड़े। रोमांशा मगरिब की नमाज अदा करने के लिए हॉस्पिटल की मस्जिद में गया और वहां से सीधा वापस मीरब के रूम में रूटीन के मुताबिक जिंदगी जैसे एक जगह पर रुक सी गई थी। हाय महरमा, अब हम क्या करें? आज तो मेड भी नहीं आई है और बाहर कितनी बिजली कड़क रही है। महरमा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें भी डर लग रहा होगा। मेरे ख्याल से हमें तुम्हारे बाप के कमरे में चला जाना चाहिए। वैसे तो तुम्हारे बाबा बहुत खड़ूस हैं, उससे उन्होंने कभी हमें अपने कमरे में आने की ऑफर नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े ढीठ बनकर उनके रूम में चले जाते हैं। अहमद की वालदा अपने रूम में सो रही थी। उनके पास एक खास मेड 24 घंटे रहती थी जो उनका ख्याल रखती थी, और जो मेड महरमा के पास होती थी, आज उसके घर में कोई इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो नहीं आई थी और माही महरमा के रूम में अकेली थी। जब से माही की शादी अहमद से हुई थी, शायद अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गया था। अहमद को हर एक से दूसरे प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल रही थी। घर में पैसे की रेल पेल हो गई थी। इतनी तरक्की तो अहमद ने इतने सालों में नहीं की थी जितनी उसने इन 2 महीनों में की। माशाल्लाह, वो जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहा था, अल्लाह ताला उसे कामयाबियां अता कर रहा था। यहाँ तक कि अहमद सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या माही उसके लिए इतनी लकी साबित हुई है, क्योंकि ये तो सच था कि रिस्क हमेशा औरत के नसीब में होता है। और माही के नसीब अहमद के साथ जुड़ते ही अहमद की किस्मत का सितारा जगमगा उठा था। अहमद की जिंदगी में खुशियां जबरदस्ती आ चुकी थी। माही की बेतुकी बातें, माही की बचकाना हरकतें अक्सर अहमद को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। मेहरमा से तो वो इतना प्यार करती थी कि कभी कभी तो अहमद ये भूल ही जाता था कि मेहरमा माही की सगी बेटी नहीं है। अपनी अम्मी जान को भी वो पहले से बहुत ज्यादा खुश महसूस करता था। अक्सर मेहरमा को लेकर माही उसकी वालदा के रूम में चली जाती और घंटों बैठी अपनी बचकाना बातों से उनका दिल बहलाती रहती थी। आसान लफ्जों में ये कि घर में हर तरफ रौनकें ही रौनकें लगी रहती थी, और उसकी वजह माही थी। उसका चंचलपन, उसकी लाउबाली वाली उम्र ने घर का माहौल बदल कर रख दिया था। घर से उदासियों का डेरा खत्म और खुशियों का बसेरा हो चुका था। अहमद अपने रूम में सोता था, जबकि माही महरमा और मीर के साथ सोती थी। मगर माही अक्सर महरमा को लेकर खुद से ही अहमद के रूम में चली जाती थी। माही का यूं महरमा को लेकर उसके रूम में आना अहमद को बहुत अच्छा लगता था, मगर अहमद माही से कभी भी इस बात का इजहार नहीं करता था। माही को यह बात बुरी लगती थी, मगर फिर भी वो रोज महरमा को लेकर अहमद के आने के बाद उसके रूम में जरूर जाती थी। उसके बाद महरमा के साथ महरमा के रूम में आकर सो जाती थी। उनके बीच में अभी फासले बरकरार थे, मगर माही की बचकाना हरकतें अहमद के दिल में दस्तक देकर दरवाजा खोल चुकी थी। अब अक्सर अहमद की नजर माही को ढूंढती थी। अहमद को महरमा और माही का इंतजार होता था अपने रूम में आने का, और आज तो माही ने महरमा के साथ अहमद के रूम में सोने का इरादा बना लिया था, क्योंकि माही के रूम में अकेले डर लग रहा था और ऊपर से बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। वो ज्यादातर तो हॉस्टल में रहती थी, मगर जब कभी घर जाती तो वहां पर भी उसकी एक पुरानी मुलाजमा थी जो माही के पास सो जाती थी। वो अहमद को मिलकर तो पहले ही आ चुकी थी। अब दोबारा से उसके रूम में महरमा को लेकर जा तो रही थी, मगर दिल में बहुत से सवाल थे कि वो क्या सोचेगा। अहमद बेड क्राउन से टेक लगाए हुए बैठा था, लैपटॉप को अपनी गोद में रखे हुए कोई प्रोजेक्ट बना रहा था। आजकल किस्मत की देवी इस पर बहुत मेहरबान थी, तो काम भी बहुत ज्यादा हो चुका था। अक्सर उसे घर आकर भी काम करना पड़ता था। अब भी वो बैठा हुआ एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था जब माही ने आकर धार से दरवाजा खोला और रूम के अंदर दाखिल हुई। वो रूम में तो अक्सर इसी तरह से आती थी, बिना खटखटाए, मगर वो टाइम ये नहीं होता था। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे और वो उस वक्त कभी अहमद के रूम में नहीं आया करती थी। अहमद ने लैपटॉप से नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब से आते हुए तूफान की जानिब देखा। महरमा को अपने सीने से लगाए बच्चों की तरह बेड पर घुटनों के बल बैठते हुए स्क्रॉल करके सीधी हो गई और महरमा को बेड पर लेटा दिया। अहमद को कुछ समझ में नहीं आया था। आईब्रो उठाकर इशारे से पूछा कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है। ऐसे आईब्रो उचकाकर देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। आराम से बेड ग्राउंड से सर लगाकर बैठते हुए नजर सामने दीवार पर मरकूज करके कहा, हाँ मुझे पता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, मगर हमारी घर की छतें लीकेज तो नहीं हैं।
अहमद ने लैपटॉप को स्लीपिंग मोड पर लगाते हुए पूरी तरह से माही की तरफ मतवज्जो होकर कहा, हाँ वेरी फनी, मैंने कब कहा कि छतें लीक हो रही हैं? बाहर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है और मेहरमा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं मेहरमा को लेकर यहाँ पर आ गई। अब परेशान नहीं हो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। वो अपनी तेज ज़बान से खुद ही सवालों के जवाब देते जा रही थी। अहमद को समझ आ गया कि माही को डर लग रहा है। अहमद को समझ आ गया कि माही को डर लग रहा है, वो इसलिए मेहरमा को लेकर उसके रूम में सोने आई है। वो जानता था कि आज मेड नहीं आई थी। अभी वो सोच रहा था कि माही ने अगला पॉइंट भी खुद ही समझा दिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से नीचे मैट्रेस पर सो जाएँ, मैं और मेहरमा बेड पर एडजस्ट कर लेंगे। व्हाट? अहमद शॉकिंग होकर देखते हुए कहा। जी, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे एहसान करने वाले अंदाज़ से ही बता रही थी जैसे कि मेहरमा को लेकर वो सोफ़े पर सोने वाली थी, जहाँ पर वो एडजस्ट कर सकती थी। अहमद को उसकी बात पर हँसी आने लगी थी। अब माही अपना फरमान बता चुकी थी, इसलिए अहमद उठकर लैपटॉप को शट डाउन करते हुए उठकर सोफ़े पर लेट गया और माही मेहरमा को लेकर बेड पर सो गई। अहमद सोफ़े पर अनकम्फ़र्टेबल पोज़ीशन में सो रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि माही मेहरमा को अपने सीने पर लिटाए हुए खर्राटे मारकर सो रही थी। मेहरमा रोने लगी थी, जिसकी वजह से माही ने उसे अपने सीने पर लिटाते हुए थपथपाया तो वो वहीं सो गई थी। नींद में माही खुद पर से कंबल हटा चुकी थी। ठंडी का मौसम हो रहा था। अहमद जो सोफे पर लेटा इनको देख रहा था। माही सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद अहमद ने पहली बार माही को इतने करीब से एक अलग नजरिए से देखा था। वो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी। छोटे-छोटे नैन नक्श, बारीक-बारीक होंठ, छोटी-सी तीखी नाक, खिलती हुई रंगत, वो उन मेकअप के भी बिना भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अहमद सोफ़े से उठकर उसके करीब हुआ और कंबल इन दोनों पर डालकर कवर करने लगा था कि इनको ठंड न लग जाए। इस दौरान माही की आँख खुल गई थी। "क्या कर रहे थे आप मेरे साथ?" वो हड़बड़ाकर आँखें खोलकर बोली तो अहमद डर गया था, एकदम से उसकी आवाज़ पर। "मोहतरमा कुछ नहीं कर रहा था, तुम लोगों के ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा था ताकि तुम लोगों को ठंड नहीं लग जाए।" अहमद ने सफाई देते हुए कहा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। "अच्छा चलो ठीक है फिर दे दीजिए। अच्छी तरह से दीजिएगा ताकि दोबारा ना उतरे।" आँखें बंद करके करवट लेती हुई मेहरमा को अपने साथ बाहों के दायरे में लेकर लेट गई और ऑर्डर पास कर चुकी थी कि अहमद उसके ऊपर कंबल अच्छी तरह से डाल दे। अहमद ने नफ़ी में सर को हिलाया, हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। अहमद कंबल उनके ऊपर डालते हुए वापस जाकर अपनी जगह पर लेट गया। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो लेटा हुआ कुछ देर करवट और दूसरी जानब लेकर सोई हुई माही की जानब देखता रहा। आज पहली बार उसके दिल ने माही के लिए एक अलग सी फीलिंग को महसूस किया था। वो सोचते हुए गहरी नींद में चला गया था। शिफा, शिफा, आसिम शिफा आसिम शाह शिफा को ढूँढता-ढूँढता अपने रूम में आया था। वॉशरूम से गिरते हुए पानी की आवाज़ से वो समझ चुका था कि वॉशरूम में है। शावर की तेज़ आवाज़ में शायद उसने आसिम की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसीलिए कोई जवाब नहीं आया था। आसिम शाह और शिफा को लाहौर में आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए थे। शिफा घरवालों के साथ काफ़ी घुल-मिल गई थी। घर में एक आसिम शाह की माँ थी। आसिम शाह के वालिद का इंतकाल हो चुका था और एक आसिम शाह का चचा और चची थी। आसिम शाह महर के बाद घर का इकलौता बच्चा रह गया था, इसलिए सबने शफ़ा को खुशी-खुशी कबूल कर लिया। आसिम शाह ने शफ़ा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा था कि उसके माँ-बाप बैरून मुल्क रहते हैं और उसने शफ़ा से लव मैरिज की है। तो रुमान भाई शादी में शामिल थे। वो शफ़ा की इज़्ज़त पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने देना चाहता था। घर में वैसे ही खुशियों की बहुत कमी थी। शिफा ने भी घर वालों को खुले दिल से कबूल किया। बस अक्सर वो अपनी माँ और भाई को याद करके आसिम शाह के सामने रो देती थी। आसिम शाह के पास फ़िलहाल उसे तसल्ली देने के लिए भी अल्फ़ाज़ नहीं थे, क्योंकि उसने शामिर से वादा किया था कि वो उसको कभी भी उसके घर वालों से नहीं मिलवाएगा। और वो वादा नहीं तोड़ सकता था, मगर अपनी तरफ से उसने शफ़ा को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। फिर भी शफ़ा की आँखों में आंसू देखकर 2-4 बार उसकी माँ और भाई थे उसने फ़ोन पर बात करवाई थी, मगर उसके बाप से ना तो वो खुद बात करना चाहती थी, ना ही आसिम शाह ने बात करवाई। वो अपने शूज़ उतार कर स्टैंड पर रख रहा था, जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो सर पर टॉवल लपेटते हुए वॉशरूम से बाहर आई थी। दुपट्टे से बेनियाज़ उसका वजूद खूबसूरत सरापे को देखकर आसिम शाह ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो मुस्कुराया था। शफ़ा की आदत थी कि वो जब भी आसिम शाह की गैर मौजूदगी में शावर लेती तो अक्सर वो एक खुली सी गले वाली शर्ट और ट्राउज़र पहनकर बाहर आती थी। बाहर आकर अच्छी तरह बालों को खुश्क करके उसके बाद कपड़े चेंज करती थी। आज भी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि आसिम शाह के आने का वक़्त हो चुका है। शर्ट काफ़ी लूज़ थी जो उसके जिस्म पर भाग रही थी और टी-शर्ट का गला बहुत ज़्यादा डीप था।
आसिम शाह को एकदम रूम में देखकर वो हड़बड़ा गई थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था अपनी हालत और आसिम शाह की गहरी नज़र देखकर। इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होती, आसिम शाह ने 2 ही कदमों में उस तक का फासला तय किया। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी जानिब खींचते हुए सीने से लगा लिया। वो वॉशरूम में वापस जाकर बंद होने की नीयत रखती थी। क्या करने वाली थी मैडम? भागकर वॉशरूम बंद होना चाहती थी? उसी की खूबसूरत रापे को गहरी नज़रों से देखते हुए आसिम शाह मुस्कुरा रहा था। प्लीज़ मुझे चेंज कर लेने दें। मैं फिर आपसे बात करती हूँ। वो शर्म से लाल हुई थी। आसिम शाह के हाथ उसकी कमर पर सख्त हुए थे और उसके भीगे-भीगे वजूद की खुशबू आसिम शाह को बहकाते हुए उसके करीब जाने पर मजबूर कर रही थी। आसिम शाह ने उसके सर पर लपेटे हुए टॉवल को खोलकर दूर किया और इसके गीले-गीले बाल उसकी कमर पर बिखर गए थे। डीप गले से उसने अंदर झाँका। वो शर्म से लाल हो गई। उसे आसिम शाह से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। डीप लटका हुआ गला सीधा उसके दिलकश सरापे तक जा रहा था। वो उसके गले पर झुकने लगा था। हाथ उसकी कमर पर सख्ती से बांध रखे थे। वो चाहकर भी उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकी थी। आसिम प्लीज़। वो हया से लाल होती हुई आसिम शाह के कांधों पर हाथ रखकर पीछे को धकेलने लगी थी। उसकी कमर पर जोर डालते हुए और भी करीब कर लिया। क्या नहीं माय लव चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला था। प्लीज मुझे चेंज करने दें। वो बिन आसिम शाह की तरफ देखे बोल रही थी। क्यों चेंज करने हैं कपड़े? जो मायनी नजरों से देखते हुए बोला। अपनी मर्दाना भारी हाथ उसकी गर्दन पर रखकर हाथ की हिद्दत उसके चेहरे पर आते जाते हया के रंग देखकर मुस्कुरा रहा था। आसिम ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है मेरे कपड़े ठीक नहीं है इसलिए बदलना चाहती हूँ। आसिम शाह की नजरों में देखे बगैर जवाब दिया। आसिम शाह की खुमारदार नजरों से वो बचना चाह रही थी। माय लव तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही कपड़े मुझे रूम में पहन कर दिखाया करो। वो उसके कान पर झुककर सरगोशी करते हुए बोला। आसिम अब बहुत बेशर्म है। वो आसिम शाह की सरगोशी से लाल होती उसके सीने में सर छिपा गए। जानता हूँ कि मैं बहुत बेशर्म हूँ। अगर मैं इतनी बेशर्मी ना दिखाऊं तो लड़की तुम तो हमारे बीच की दीवार कभी कभी टूटने ही ना दो। उसे घुमाते हुए उसकी पुश्त पर अपना सीना लगा चुका था। हाथ उसकी शर्ट के अंदर से डालते हुए उसके पेट को सहला रहा था। लब उसकी गर्दन की साइड पर रखकर गरम नरम लम्ब छोड़ने लगा था। वो आंखें बंद किए हुए आसिम शाह की गिरफ्त में खड़ी थी। इधर उधर भागने का फायदा नहीं था। आसिम शाह की बहकी नजरों का तकाजा समझ चुकी थी जिसे पूरा किए बिना वो उसे किसी सूरत नहीं जाने देता। वो खुद को उसके सपुर्द करती हुई साकित हो चुकी थी। आसिम शाह के लब उसकी गर्दन पर नरम गरम लम्ब छोड़ते हुए सख्त बियर की चुभन भी महसूस करवा रहे थे। वो दबी दबी आवाज में सिसकियां भरने लगी थी। आसिम शाह उसी की सिसकियों से मजीद बहकने लगा था। वो आसिम शाह की मजबूत बाहों में बिखरती जा रही थी। पूरी तरह से मोहब्बत की तूफानी बारिश उसके नाजुक से वजूद पर बरसा कर उसे खुद में समेटे हुए लेटा था कि बाहर का दरवाजा दरवाजा खटक उठा था। कौन? आसिम शाह अभी मोहब्बत के कुछ और पुरसकून लम्हे शफा के साथ गुजारना चाहता था। ऐसे में दरवाजा खटकना आसिम शाह को बड़ा नागवार गुजरा। बाहर से नौकरानी खाने पर आने का बोल कर जा चुकी थी। आप हटे छोड़े, मुझे जाकर फ्रेश होना है। बिना वक्त और टाइम देखे आपका रोमांस शुरू हो जाता है। शफा अपने शर्माते हुए चेहरे से आसिम शाह को डांटते हुए दूर कर रही थी। उसकी मासूम सी डांट पर आसिम शाह के लब मुस्कुराए थे। माय लव, रोमांस का कोई टाइम नहीं होता। जब भी आपका महबूब सामने हो आप रोमांस शुरू कर सकते हैं। ऐसा अभी तक कोई रूल पास आउट नहीं हुआ जिसको मद्देनजर रखकर रोमांस का टाइम मुकर्रर किया जाए। वो शफा को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसकी गर्दन पर झुका एक बार फिर लम्सों की हिद्दत से उसे तड़पा रहा था। शिफा उसकी बदलती हुई टोन को देख कर उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करके भागकर बेड से उतरी। आप में सब्र नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो गुस्से और शर्माहट की मिली जुली कैफियत से बोल रही थी। उड़ते उड़ते होशियारी से पास रखी हुई चादर को खींचकर खुद पर लपेट लिया। बताता हूँ। वो बेड की दूसरी जानब से उठकर उसे पकड़ना चाहता था। वह भागकर वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद करने का इरादा रखती थी। आसिम शाह ने दरवाजे के बीच में हाथ रखे उसके इस इरादे को नाकाम बना दिया था। आसिम प्लीज दरवाजा छोड़े। नहीं छोड़ूंगा, तुम जोर से बंद करो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरा हाथ जख्मी होगा। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था जबकि अच्छी तरह से जानता था कि शिफा ऐसा हरगिज नहीं करेगी। आखिर उसकी उम्मीद के मुताबिक और वो दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर दाखिल हो चुका था। उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, वही हो रहा था जो सोचकर वो वॉशरूम के अंदर दाखिल हुआ था। आसिम प्लीज नहीं। वो कदम पीछे को ले जाते हुए खुद को चादर में लपेटते मिनमिना कर बोल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ गहरी नजरों से देखकर एक
एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था। पीछे हटते-हटते वो वॉशटब में गिरने लगी थी और उसकी कमर पर हाथ रखते उसे आसिम शाह ने थाम लिया था। अब बाथ-टब नीम गर्म पानी से भरा हुआ था जिसमें खुशबूदार झाग के बुलबुले उड़ रहे थे। शिफा बाहर निकलते हुए बाथ-टब का पानी ऑन करके आई थी ताकि जब तक आसिम शाह आए तो उसे बाथ-टब रेडी मिले। इसे क्या पता था कि आसिम शाह उसे भी अपनी शिद्दतों से तोड़कर वापस अपने साथ ले आएगा। आसिम शाह उसका हाथ नरमी से पकड़ते हुए खुद बाथ-टब के अंदर खड़ा हो गया। उसकी कमर पर दोनों जानिब से हाथ रखकर उसे भी बाथटब में ला चुका था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी, चादर को उसके गिर्द से हटाता हुआ दूर कर चुका था। वो खुद को छुपाती भी उसके सीने से लगी पानी में बैठ चुकी थी। वो उसको अपने सीने पर लिटाते हुए उसकी मखमली कमर पर झाग मल रहा था। उसे अपने उसके कंधे पर रखकर चूम रहा था। अपने लब उसके कंधे पर रखकर चूम रहा था। वह एक बार फिर उसकी जान को मुश्किल करने की पूरी तैयारी कर चुका था। हाथ उसके पूरे वजूद की रनाइयों पर अपनी बेबाकियां दिखा रहे थे। एक बार फिर बाथ-टब के अंदर शिफा की सिसकियां उठ रही थी। वो तो जैसे सुन ही ना रहा हो, अपनी धुन में मस्त मोहब्बत की बारिश करते हुए उसके लबों पर लब रखकर चूमते हुए उसकी सिसकियां तक रोक चुका था। मीरा बस करो यार, अब और कितना अपने शाह के सब्र का इम्तिहान लोगी। मुझे मेरी ज़िंदगी बेमायनी लगने लगी है। जब से तुम इस हॉस्पिटल के बेड पर आकर लेट गई हो, रुमान शाह मीरब का हाथ थाम कर पास रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ था। मीरब, डॉक्टर कहते हैं कि तुम सुन सकती हो, बस बोल नहीं सकती। अगर सुन सकती हो तो सुनो मेरी तड़प को। मीरब, जिस बच्चे के लिए तुमने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुंतज़िर है वो अपनी माँ का। इस मासूम जान ने पिछले 2 महीनों से अपने माँ-बाप की शक्ल तक नहीं देखी। मीरब, जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं देखूँगा भी नहीं। मैं हमारे बच्चे को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी मीरब ने खुद को ज़िंदगी और मौत के बीच में लटका दिया। इस खुशी को रुमान शाह को अकेले देखने का हक नहीं है। मीरब का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाते हुए रुमान शाह की खूबसूरत आँखों में नमी थी। अपने दोनों हाथों के बीच में मीरब के नाजुक सी हथेली को थामे लबों से लगाकर बैठा हुआ बोल रहा था। रोमांशा इसी तरह घंटों बैठकर मीरब से बातें करता रहता था। मीरब की खामोशी रोमांशा से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बहुत मिस करता था मीरब के इस चंचल मिजाज को जो रोमांशा के लाख रोकने पर भी अपनी बचकाना हरकतें हमेशा करती रहती थी। रोमांशा तरस गया था मीरब की आवाज़ सुनने के लिए। कैसे वो घंटों रोमांशा से किसी एक मुद्दे पर बहस करती थी। उसके पास हज़ारों बातें होती थी रोमांशा से करने के लिए, मगर अब पिछले 2 महीनों से मीरब की आवाज़ तक सुनने के लिए रोमांशा तरस गया था। अक्सर जब मीरब की आवाज़ को बहुत मिस करता तो अपने फ़ोन पर मीरब की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता था। रोमांशा के मोबाइल पर हर वक़्त रिकॉर्डिंग एक्टिव होती थी, जिसकी वजह से मीरब की हर कॉल रोमांशा के पास रिकॉर्ड थी। वो मीरब की आवाज़ सुनकर पागलों की तरह बैठा-बैठा अकेले ही मुस्कुराता रहता था। देखने वाला देखकर ये कह सकता था कि इस बंदे की ज़हनी हालत ठीक नहीं, जबकि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक था। बस उसका दिलो-दिमाग एक ही जगह पर रुका हुआ था। मीरब, मीरब और बस मीरब। रुमान शाह का ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए मीरब का ठीक होना ज़रूरी था। और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मीरब की बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी और अल्लाह ने चाहा तो वो किसी भी वक्त होश में आ सकती है, मगर कब ये कोई नहीं बता सकता था। मीरब, रहम खाओ मुझ पर। तुम्हें मेरी ये टूटी हुई आवाज़ सुनाई नहीं देती। इतनी देर बातों के बाद भी जब मीरब की आवाज़ उसकी समाज से नहीं टकराती थी तो रोमांशा इसी तरह दिल बर्दाश्त होकर रोने लग जाता था। रूम में मीरब के बेजान वजूद के सिवा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती। रोमांशा अपने दिल का गुबार खुलकर निकाल लेता। सर, इनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। नर्स रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। मीरब को ड्रिप के अंदर इंजेक्शन डालकर लगाए जाते थे और खुराक पूरी करने के लिए ताकत की ड्रिप रोज़ लगाई जाती थी। रुमान शाह के लिए बहुत तकलीफ़देह था मीरब को यूँ सुइयों में जकड़ा हुआ देखना, मगर ज़िंदगी कभी-कभी आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है, जब आप अपने हाथों से अपने प्यारों को ठीक करने के लिए तकलीफ़ देने पर मजबूर होते हैं। वो रोमांचा जो मीरब को सुई तक चुभने नहीं देता था। इस वक्त मीरब दोनों हाथों पर बैक वक्त ड्रिप की सुइयों में जकड़ी हुई थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। नर्स मीरब को ड्रिप लगा रही थी। रोमांचा से हमेशा की तरह देखा नहीं गया तो वो रूम से बाहर निकल आया। उसे अपनी मीरब का वो रूप याद आ रहा था जब वो इंजेक्शन के लिए बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाती थी और आज मीरब को सुइयों की चुभन महसूस तक नहीं होती थी। रोमांचा अपनी जिंदगी में हुए इस हादसे को कभी नहीं भुला सकता था। सर, नर्स रूम से भागती हुई बाहर निकली थी। रोमांचा की तो सांसें हलक में अटक गई थी, ये सोचकर कि कहीं मीरब को
मीरब को तो कुछ हो नहीं गया, क्या हुआ? रोमांशा जो कमर पर हाथ बांधे हुए रूम के बाद सामने ही टहल रहा था, नथ को बुखलाया हुआ बाहर आते देख कर सवाल किया, "सारा आप अपनी वाइफ के पास जाएँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मुझे लगता है आपकी वाइफ होश में आ रही हैं।" मैंने उनके हाथ को 2 बार हरकत करते हुए महसूस किया है। नर्स का लहज़ा खुशी से भरपूर था। रोमांशा ने यकलख्त आसमान की जानिब मुँह उठाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। वो मीरब के पास आकर खड़ा हुआ देख रहा था मगर उसे तो कोई हरकत महसूस न हुई। उसके दिल में कुछ टूटने की आवाज़ आई थी, खुशी से जिसे लेकर वो रूम में दाखिल हुआ था। वो मीरब को वापस ताकत पड़े देखकर दम तोड़ गई, मगर इसी लम्हे उसने खुद मीरब के हाथ को हरकत करते हुए महसूस किया। उसकी पलकें भी कँप-कँपा रही थी। रोमांशा के आतिशी लबों पर आज 2 महीनों के बाद मुस्कुराहट बिखरी थी। "मीरब मेरी जान उठो, उठो प्लीज़, थोड़ी-सी हिम्मत करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारा बेटा हमारा इंतज़ार कर रहा है।" मीरब के हाथ को अपने हाथ में थामे हुए उसके माथे पर लब रखकर वो खुशी से बेइख्तियार बोले जा रहा था। नर्स डॉक्टर को लेकर आ चुकी थी, डॉक्टर मीरब को चेक कर रहा था। रोमांशा दिल में दुआओं और जज़्बातों का तूफ़ान लिए देख रहा था। मीरब के हाथों में लरज़ने में तेज़ी आने लगी थी, पलकें कँप-कँपाने के बाद मीरब ने थोड़ी-सी आँखें खोली थी। रोमांशा की खुशी की इंतहा नहीं थी, मीरब की आँखें खोलने पर। मगर थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गई। रोमांशा का दिल बंद होने लगा था। मीरब को वापस आँखें बंद करता देख, "डॉक्टर ये फिर से आँखें क्यों बंद कर गई है?" रोमांशा ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। "रोमान साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप खुश हों, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपकी वाइफ़ की बॉडी 100% रिस्पॉन्स कर रही है। मगर वो पिछले 2 महीनों से कोमा में थी, तो ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है कि मरीज़ एकदम से नहीं उठ पाता। मगर इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद के मुताबिक आपकी बीवी 24 घंटों में किसी भी वक़्त पूरी तरह से होश में आ सकती हैं।" डॉक्टर ने तसल्ली बख्श अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा था। रोमांशा की खुशी की इंतहा नहीं थी। डॉक्टर नर्स को ज़रूरी हदायत देकर रूम से जा चुका था और रोमांशा अपनी सबसे बड़ी खुशखबरी फ़ौरन से शामिर, अहमद, डॉक्टर शाहज़ेब सबसे शेयर कर चुका था। "मामा जल्दी से रेडी हो जाएँ, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मीरब को होश आ गया है।" शामिर घर में दाखिल हुआ तो खुशी से अपनी मामा को गोल-गोल घुमा रहा था। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उसकी प्यारी बहन मौत को हाथ लगाकर ज़िंदगी की तरफ लौटी थी। उसे रोमांशा का फ़ोन आया था। वो थाने से भागता हुआ घर आया था। घर पर फ़ोन आ चुका था। "मुझे पता चल गया है, मैं गिर जाऊँगी।" शामिर की माँ मुस्कुराते हुए शामिर को घुमाने से रोक रही थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। मलिक ज़ुबैर अपने बेटे के गले मिलते हुए खुशी से रो पड़े थे। हर आँख अश्कबार थी। मिरहा अपने भतीजे को गले लगाए हुए खुशी से रो रही थी। शामिर ने आगे बढ़कर मिरहा को गले लगाया। "पागल, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, खुशियाँ लौट आई हैं। हमारी मीरब ठीक हो गई है। गोलू-मोलू तुम्हारी मम्मा ठीक हो गई है। आज फाइनली तुम अपनी मम्मा और बाबा से मिलोगे।" शामिर ने अपनी बहन के बेटे को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से उसका माथा चूमते हुए प्यार किया। "जल्दी करो जल्दी।" शामिर ने घर में आते ही हलचल मचा दी थी। सब लोग जिस हालत में खड़े थे, इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। आखिर खुशियों का वक़्त आ गया था। बहुत तवील थे आ गया था। बहुत तवील थे ये 2 महीने जो सालों की तरह गुज़रे थे। वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। शाह क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। मीरब को पूरी तरह से होश आ चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद रुमान शाह बेख्तियार मीरब के लोगों पर झुकने लगा था। मीरब शर्म से लाल हुई थी क्योंकि ये हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, मगर उसका शाह तो खुशी से बेकाबू सा हो गया था। वो अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था कि इस वक़्त उसका दिल क्या महसूस कर रहा है। उसे लग रहा था कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर तरफ रौनक ही रौनक है। मीरब की आँखें खोलते ही बहारों का समा था। हर तरफ फूल खिले हुए थे, हर तरफ रोशनी हो चुकी थी, गम के बादल छट चुके थे। रुमान शाह का वीरान दिल खुशियों से आबाद हो चुका था। उसकी जान होश में आ चुकी थी और रुमान शाह के लबों से मुस्कुराहट तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर पूरी तरह से ओके का साइन देकर गए थे। बस मीरा को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी 2 महीनों की वजह से, जिसको रुमान शाह जानता था कि वो अपनी मोहब्बत और केयर से दूर कर लेगा। अब वो बेख्तियार था, बेख्तियार था। होता उसके लबों को चूमना चाहता था और मीरा अब अपने मुँह पर हाथ रखकर शर्म से लाल हुई थी। "मीरा प्लीज़ हाथ हटाओ, किसी मरते हुए को इस तरह तड़पाया नहीं करते। बहुत तड़पा हूँ इन 2 महीनों में तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी दलीलें अपने पास रखो, भाड़ में जाए ये हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल के डॉक्टर, और वैसे भी इस वक़्त किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई रूम में आए। डॉक्टर जा चुका है और नर्स से मैं बोल के आया हूँ कि इस तरफ मुँह मत करे। आप नर्स से ये बोलकर आए हैं कि वो रूम में ना आए तो वो क्या सोचती होगी?" मीरब का मुँह खुले का खुला रह गया था। वो जो सोचती है सोचे, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। तुम हाथ हटाओ। रुमाशा उसके लबों से हाथ हटाते हुए ज़बरदस्ती उसके लबों पर लब रखकर उस पर झुका और उसकी पंखुड़ियों को अपने आतिशी लबों की कैद में ले गया।
कितना तड़पा था वो मीरब के शर्माए हुए चेहरे को देखने के लिए, कितना तड़पा था वो मीरब के लम्स के लिए। बेशक मीरब बोल नहीं सकती थी, मगर रोमान शाह की बातें उसका दिमाग सुन सकता था। उसकी समाते रोमान शाह की आंसुओं से भरी आवाज रोज टकराती थी। वो घंटों अपने बेजान वजूद के लिए बेबस पड़ी हुई रोमान शाह को रोते सुनती थी। रोमान ने जब लब उसके लबों पर रखे तो वो भी बेख्तियार सी होकर उसका साथ देने लगी थी। मीरब का हाथ रोमान शाह के कांधे पर रखा हुआ था और शाह पूरी तरह से उसके लबों पर झुका हुआ उस बात से बेगाना हो चुका था कि इस वक्त हॉस्पिटल में है। अभी तो पता नहीं कितनी देर तक रोमान शाह उसके लबों पर इसी तरह झुका रहने का इरादा रखता था। आज वो अपनी प्यास को कुछ हद तक मिटाना चाहता था, मगर इससे पहले ही दरवाजा खोलकर उसके अजीरों का आप धावा बोल चुके थे। सबसे पहले अंदर दाखिल जो हुआ था वो डॉक्टर शाहदेव था। रोमान शाह की हरकत को वो देख चुका था, मगर ढीठों की तरह हंसते हुए वो आगे बढ़ा, जबकि मीरा शर्म से बेहाल हो रही थी। वो भी जानती थी कि शाहजेब भाई आते हुए रोमान शाह की हरकत बखूबी देख चुके थे। शुक्र था कि सबसे पहला अंदर कदम रखने वाला शामिर नहीं था, वरना अपने बहनोई की करतूत देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता। शाहजेब ने आगे बढ़कर मीरब के सर पर हाथ रखते हुए प्यार दिया और मुबारकबाद दी। रोमान शाह के गले मिलकर वो उसे मुबारकबाद देते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसका यार इतना खुश था, वो भी इतने महीनों बाद। वो लोग तरस गए थे रोमान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए, और आज तो मुस्कुराहट इस तरह से रोमान शाह के लबों से चिपकी हुई थी, किसी के डिंपल गहरे हो रहे थे। बेशरम, थोड़ा सब्र कर ले, भाभी अभी अभी होश में आई है। मिलते हुए डॉक्टर शाहदेव ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा तो रोमान शाह ने अपने हाथ से मुक्का बनाकर उसकी पसली में दे मारा था। जैसे डॉक्टर शाहदेव बेचारा दर्द से दोहरा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा था कि उसके मजाक का नतीजा क्या होने वाला है। रोमान शाह ने दांत पीते हुए नफी में सर हिलाया, मगर मुस्कुराहट अब भी उसके लबों पर बरकरार थी। इसी वक्त मलिक जुबैर और उनकी वाइफ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। उनके पीछे शामिर और मिरहा भी इनके लाडले बेटे को उठाए हुए आ रहे थे। मीरब के माँ बाप अपनी बेटी के पास जाकर उसे प्यार कर रहे थे। वो खुश थे अपनी बेटी को ठीक देखकर। मलिक जुबैर ने रोमान शाह को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। मिरहा की माँ ने आगे बढ़कर रोमान शाह को प्यार दिया। शुक्र है बेटा, तुम्हारे मुंह पर भी मुस्कुराहट आई, तुम तो मुस्कुराना खाना पीना सब भूल गए थे। मीरब, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यार करता है मेरा बेटा तुमसे, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। रोमान शाह दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। अब उसकी नजरें अपने बेटे पर थी, जिसे मिरहा अपने सीने से लगाए हुए अंदर दाखिल हुई थी। कैसी है मेरी गुड़िया, बहुत डराया है तुमने हमें। शामिर अपनी बहन को मिलते हुए मुस्कुरा कर बोला था। अपनी बहन की पेशानी चूमते हुए उसके सर पर हाथ रखा था। मेरा, तुम जरा होश में आ जाओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारे शोहर नामुराद की करतूतें बताएंगे। उसने इन 2 महीनों में हमें ऐसे महसूस करवाया जैसे हम तुम्हारे सौतेले हों और सिर्फ ये तुम्हारा सगा हो। तुम्हारे पास आने तक नहीं देता था। मीरब मेरी है और बस मेरी है। शामिर ने रोमान शाह की नकल उतारी थी, जबकि रोमान शाह मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए खड़ा था। अब वो बोलता भी तो क्या, शामिर सच ही तो कह रहा था। सच में रोमान शाह ने यही सलूक किया था इन सबके साथ। मेरा आगे बढ़कर अपनी भाभी के गले मिली और पास खड़े हुए भाई से भी मिली थी। रोमान शाह की नजरें अपने बेटे पर मरकूज हो रही थी। मेरा, ये मेरा बेबी है ना, मुझे दो। मीरब ने दोनों हाथ लपेटे हुए उठाकर अपने बेबी को पकड़ना चाहा था। उसका चेहरा खिल उठा था अपने बच्चे को देखकर। वो जब से होश में आई थी अपने डॉक्टर और माशा से अपने बच्चे के बारे में ही पूछ रही थी कि वो कैसा है। इसे यही बताया गया था कि मेरहा और शामिर बच्चे को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को हॉस्पिटल में रखना मुनासिब नहीं था। अभी वो बहुत सेंसिटिव था और उसकी डिलीवरी भी वक्त से पहले हो गई थी। वो 7वें महीने में ही दुनिया में आ गया था, तो इसलिए वो आम बच्चों से ज्यादा हसास था। अब मेरहा के पास अपना बच्चा देखकर वो बेताब सी होने लगी थी। नहीं भाभी, मैं आपको आपका बेबी नहीं दूंगी। आपको पता है मैं कितनी बार इसे यहाँ लेकर आई हूँ, मगर भाई हर बात हमारे इंसल्ट करके हमारे बेबी को घर वापस भेज देते थे। इन्होंने अभी तक बेबी को देखा नहीं है। मेरा ने मुस्कुराते हुए अपने भाभी से शिकायत लगाई। शाह, क्या मेरा सच कह रही है? आप मेरे बेबी के साथ ऐसा सलूक करते रहे हैं? मेरा ने नाराज नजरों से रोमान शाह की जानिब देखा। मेरी जान, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर अपने बेबी का इस्तकबाल करें। रोमान शाह भीगी बिल्ली की तरह मन मनाते हुए बोला था। जी नहीं, अब आप रहने दें, मैं अपने बेबी को खुद देख लूंगी और बहुत सारा प्यार कर लूंगी। अब आप मेरे बेबी के नजदीक भी मत आइएगा। वो नाराज होकर अपने बेबी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा चुकी थी। मीरा ने बेबी मीरब के हाथ में थमा दिया। रोमाशा मीरब के सराहने वाली साइड पर बैठकर जबरदस्ती अपने बच्चे को देखने लगा। आज उसने पहली बार अपने बेटे को देखा था जो हू बहू उसकी कॉपी था। वही खूबसूरत खिलता गोरा रंग, वही खूबसूरत नैन नकुश, और सबसे बड़ी बात, रोमान शाह से भी ज्यादा गहरे डिम्पल थे जिसके बेबी के गालों पर अभी से नजर आ रहे थे।
रुमान शाह उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए प्यार कर रहा था। बेख्तियार रुमान शाह के लबों से माशाल्लाह निकला था। इन दिनों का बेबी बहुत खूबसूरत था। उसके गालों पर रुमान शाह के जैसे गहरे डिंपल्स अभी से वाज़ेह नज़र आ रहे थे। शायद वो अभी डिंपल नहीं देख पाता, मगर मीरव ने जब कहा, हाय माशाल्लाह मेरे बेबी के कितने प्यारे डिंपल हैं, वो कहते हुए बेबी के गालों को डिंपल्स वाली जगह पर चूम रही थी। रुमान शाह के पेट की जलन बरकरार होने लगी थी। सब खुशी से अपनी-अपनी बातों में मगन हो गए थे। मीरब की बच्ची इंसान बनकर रहो, तुम अभी-अभी ठीक हुई हो। तुम सिर्फ मेरे डिंपल चूम सकती हो और तुम्हें सिर्फ मेरे डिंपल से प्यार करने का हक है। वो कान में सरगोशी करते हुए आहिस्ता से बोला, शर्म करें शाह, अब आप मेरे बेटे से जेलस हुआ करेंगे। वो भी आहिस्ता से बोलते हुए मुस्कुराई थी। उसे हंसी आ रही थी शाह की जेलसी पर। शर्म तो मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा, मगर फिलहाल तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपने बेटे के डिंपल्स मत चूमो, वरना अपने बेटे की हर किस के बदले तुम्हें मेरे डिंपल पर भी किस करनी होगी। वो बेबी के गालों को नरमी से छूकर प्यार करते हुए बज़ाहिर बेबी से प्यार कर रहा था, मगर सरगोशी में मीरब को धमकियां मिल रही थी। हॉस्पिटल में मिठाइयां बांटी जा रही थी, गरीबों में पैसे तकसीम किए जा रहे थे। रुमान शाह ने हर तरफ खुशियों का माहौल बना दिया था। कल मीरब को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जानी थी। डॉक्टर ने मीरब को ओके का साइन दे दिया था। बस मेडिसिन थी जो मीरब को अभी काफ़ी अरसे तक खानी थी। अहमद और शफा आए तो रुमान शाह की खुशियां दुबाला हो गई थी। अम्मा बिया किधर है? खुर्रम ने हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल होते हुए सबसे पहले बिया का पूछा। पुत्र सांस तो ले ले, तेरी बिया घर पर ही है। उसकी अम्मा मुस्कुराते हुए अपने बेटे की बेताब नजरों को देखकर बोली, नहीं अम्मा, वो कहीं नजर नहीं आई, मैंने तो इसलिए पूछा था। अपनी अम्मा के कहने पर खुर्रम अपनी बेताबी पर खुद से ही शर्मिंदा सा हो गया था। अपने सर के पीछे बालों पर हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराया था। चल जा, अब बोता शर्मान दी जरूरत ना है। पता है जब तक तुझे तेरी बिया नजर नहीं आती तेरी आंखों को ठंडक नहीं मिलती, और मेरे से शर्माने की जरूरत ना है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को इस तरह खुश देखकर। उसकी माँ अपने बेटे की शर्माने के अंदाज पर मुस्कुराई थी। छत पर है तेरी बिया रानी। आज उसका अपने सर में तेल लगवाने का मूड था तो मैंने ही कहा कि जा छत पर जाकर कनीज से लगवा ले। कनीज घर की पुरानी मुलाजमा का नाम था। जा जाकर उससे मिल ले और कनीज को नीचे भेज देना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। वो अपने बेटे पर इसी तरह हमेशा सदके वारी रहती थी। बिया बीबी, आपके सर में तो बहुत खुशकी हो गई, आप रोज तेल लगवाया करें। कनीज बिया के सर में तेल लगाते हुए साथ में अपनी तबलीग जारी रखे हुए थी। बिया कुर्सी पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए मसाज के मजे ले रही थी, और कनीज उसकी पुश्त पर खड़ी हुई तेल लगाने के साथ बड़ा जबरदस्त मसाज देते हुए साथ में बेहतरीन खुश्की से बचाव की टेक्निक्स बता रही थी। जब खुर्रम सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया था, कनी चौधरी खुर्रम को आते देख चुकी थी, जबकि बिया आंखें बंद करके बैठी थी, तो इसे खुर्रम के आने की कोई खबर ना थी। खुर्रम ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का कनीज को इशारा किया था। वह बिया को सरप्राइज देना चाहता था। कनीज खुर्रम के अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गई थी। बिल्कुल बिया के पास आकर खुर्रम ने कनीज को आंख के इशारे से वहां से जाने को कहा था। कनीज अपनी चुन्नी संभालते हुए जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जा चुकी थी। खुर्रम उसकी सीढ़ संभाले हुए बिया के सर में मसाज दे रहा था। क्या हुआ कनीज, तुम्हारा मुंह बंद कैसे हो गया? कुछ देर को कनीज की आवाज जब बिया की समात से नहीं टकराई तो बिया ने सवाल किया था। आंखें वो अब भी आंखें मूंदे हुए थी। क्या कहूँ, आई लव यू बीबी जी। खुर्रम ने इसके कान की लू पर झुकते हुए चूमकर सरगोशी की तो बिया ने दुबक कर आंखें खोली और पीछे की जाने मुड़ कर देखा था। जहाँ कुछ देर पहले कनीज खड़ी थी वहां उसका साईं खड़ा था, अपने फेवरेट व्हाइट कलर के कॉटन के सूट पर ब्लैक कलर की शॉल गले में दोनों जानिब लटकाए हुए खड़ा था। वो मूंछों को ताव देता हुआ मुस्कुरा रहा था। साईं आप कब आए? बिया का चेहरा खिल उठा था और साईं को देखकर, अभी अभी ही आया हूँ साईं की जान, सवाल करती रहोगी या गले भी मिलोगी? वो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा था। बिया कुर्सी से उतरकर साईं के सीने से जा लगी। अपने दोनों हाथ साईं की कमर में डालते हुए वो भी साईं को अपनी बाहों में कस चुकी थी। खुर्रम को उसको अपनी गिरफ्त में लेते हुए जरा सा झुककर गाल पर लम्स छोड़ते हुए मुस्कुराया था। मेरे मक्खन ने मुझे कितना मिस किया, बहुत सारा। वो साईं के सीने में सर छुपाए उसके जिस्म से उड़ती हुई कलोन की खुशबू को सूंघते हुए मुस्कुराई थी। खुर्रम 2-3 दिन से घर पर नहीं था, वो अपने काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था। तेरे साईं ने भी तुझे बहुत मिस किया, नींद नहीं आती थी कसम से, इतने मखमली बिस्तर थे फिर भी तेरे वजूद की खुशबू ना होने की वजह से तेरा साईं ठीक से सो नहीं पाता था।
सरगोशी करते हुए एक बार फिर लब उसकी गालों पर रखकर चूम चुका था। साईं क्या कर रहे हैं? हम छत पर खड़े हैं, ये हमारा कमरा नहीं है। बिया ने सीने में सर छुपाए हुए याद दहानी करवाई थी। जानता हूँ यह हमारा कमरा नहीं है। साईं के मक्खन, जब जब तू मेरे से इतने करीब होगी तो साईं को कैसे ख्याल रहेगा कि ये छत है। आजा चलते हैं अपने कमरे में, साईं बड़ा बेताब है तेरे लिए। बिया शर्म से लाल हो गई थी, साईं की बात का मफहूम समझते हुए। जानती थी कि उसका साईं क्या चाहता है। आखिर उसका साईं तीन तीन दिन बिया से दूर रहा था। अब बिया की शामत आनी तो पक्की थी, मगर अब बिया को आदत हो गई थी साईं के इन बेताब जज्बातों की। अब 3 दिन साईं बाहर रहकर आया था, तो इसका मतलब था कि अगले 2 दिन तक साईं को कोई काम नहीं, और इन 2 दिनों में साईं ने अपने 3 दिन और 3 रातों का हिसाब बराबर करना था। चलें, खुर्रम ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपना चेहरा नीचे झुकाकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया था, जो अपने साईं की बेताबियों को समझते हुए शर्म से लाल हो रही थी। बिया ने शर्माते हुए हाँ में सर को हिलाया था। उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरता हुआ अपने रूम की जानिब जा रहा था। वेलकम होम माय ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे घर की मालकिन, मेरे दिल की मालिक। रुमान शाह ने मीरब के इस्तकबाल में उसको मुस्कुराते हुए कान में सरगोशी करते हुए कहा था। घर के तमाम मुलाजमीन बेहद खुश थे। पिछले 2 महीनों से घर सुनसान पड़ा हुआ था। घर में कोई रौनक नहीं थी। रुमान शाह तो घर आता था सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए। घर में वीरानियों का डेरा था, मगर आज मीरब और बेबी के साथ घर में खुशियां पूरी धूमधाम से दाखिल हुई थी। मीरब के वालिदैन शामिर, मिरहा और रुमान शाह को घर तक छोड़ने आए थे, मगर ज़्यादा देर नहीं रुके। घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां ज़किया ने करवा रखी थी। ज़किया उनकी अम्मी जान के दौर की पुरानी मुलाजमत थी। घर के हर रूल असूल को बहुत अच्छी तरह से जानती और फॉलो करती थी। उसने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मीरब के इस्तकबाल से लेकर मीरब के लिए हेल्दी खाना बनाने तक या रूम की सेटिंग करने तक हर चीज़ उसने बेहतर से बेहतरीन की थी। मीरब की माँ ने खुशी से ज़किया को मुबारकबाद में रकम दी, और अब वो बेफिक्र होकर जा सकती थी कि उसकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाएगा। मीरब के लिए उसका ऊपर वाला कमरा बिल्कुल रेडी करवा दिया गया था, मगर क्योंकि मीरब की डिलीवरी से लेकर मीरब के घर से जाने तक उसका रूम नीचे सेट किया था। मीरब को डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बताई थी, जिसको मद्देनजर वो हमेशा नीचे ही रहती थी। मगर अब मीरब ठीक थी, तो इसलिए ज़किया ने अपनी अकल और जहानत का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाला कमरा बिल्कुल रेडी करवा रखा था। नौकरों ने फूलों की बरसात कर दी थी अपनी घर की मालकिन पर। घर के तमाम ईमानदार मुलाजमिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अपने घर को फिर से आबाद देखते हुए रुमान शाह ने बेबी और मीरब का सदका देते हुए 5-5 हज़ार के अनगिनत नोट अपने वॉलेट से निकालते हुए सब नौकरों के हाथ में थमाए हुए इतने खुश था कि इसका दिल कर रहा था पूरी दुनिया को खुशियों से भर दे। उसने अपने वफादार मुलाजमिन के लिए हॉस्पिटल से घर आते हुए एटीएम से एक बड़ी रकम निकाली थी। रुमान शाह की दुआएं रंग ले आईं। रुमान शाह के दिल की आवाज़ उसके रब ने सुन ली थी। रुमान शाह की तड़प खत्म हो गई थी। आ गई थी उसकी मीरब उसकी ज़िंदगी में लौट कर। उसके वालिदैन और शामिर मिरहा लोग ज़्यादा देर घर नहीं रुके, क्योंकि वो रुमान शाह के पिछले 2 महीनों की बेचैनी और तड़प देख चुके थे। वो लोग चाहते थे कि रुमान शाह अपने बच्चे और बीवी के साथ टाइम गुजारे। हालांकि वो लोग भी रुकना चाहते थे मीरब के लिए, मगर रुमान शाह की 2 महीनों की तड़प इन सब पर भारी थी। वो लोग मीरब को रूम में बैठाकर जाने की तैयारी कर रहे थे। रुमान शाह ने इनको गाड़ी तक छोड़ने आया था। बंदा इतना भी कमीना ना हो, कम से कम मुंह रखने के लिए ही बोल देता है कि कुछ देर रुक जाओ। शामिर ने मजाक करते हुए रुमान शाह के कान के पास आहिस्ता से कहा, और तुम लोगों ने रुक जाना था, और मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल तुम लोगों को यहाँ रोकने का। वो भी रुमान शाह था, सीधी बात सीधा मुंह पर करने का आदी था। जो दिल में था बोल दिया है। वैसे खुदा तेरे जैसा बहनोई किसी को ना दे। वो मसनू गुस्सा दिखाते हुए गाड़ी में बैठ गया, जबकि दिल से ये कह रहा था कि खुदा तेरे जैसा बहनोई हर भाई को दे जो उसकी बहन पर अपनी जान वारता हो। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा चुके थे और रुमान शाह वापस अपने रूम की जानिब जा रहा था, जहाँ खुशियाँ उसकी मुंतजर थी। उसका प्यारा बेटा, उसकी जाने शाह। रुमान शाह का दिल चाह रहा था पूरे घर में भंगड़े डाले और पूरी दुनिया को बताया कि उसकी जान उसकी ज़िंदगी में लौट आई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।